नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली भारत का समुद्री क्षेत्र। अब इसमें जानेंगे दोस्तों भारत का समुद्री क्षेत्र यानी भारत का जो है समुद्र के क्षेत्र पर कितने एरिया पर जो है अधिकार है, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समुद्र के कानून पर जो है एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1982 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1982 में जो है हुआ था। कब दोस्तों? 1982 में हुआ था। और आधार रेखा से जो है टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा, जो सीधी रेखा उसकी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है आधार रेखा कहा जाता है। और आंतरिक जल की यदि बात की जाए, जो स्थलीय भाग व आधार रेखा के बीच का जल होता है, उसको जो है आंतरिक जल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। आंतरिक जल की यदि बात की जाए तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों पहले आप इसको लिख लेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो हेडिंग डाल लेते हैं हमने भारत का समुद्री क्षेत्र। तो लिखेंगे समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1982 में। याद रखें दोस्तों 1982 में जो हुआ था, ये आपको याद रखना। कब दोस्तों? 1982 में। अब यहाँ पे हम एक चित्र बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये जो है हमने एक मैप जो है बना लिया। अब दोस्तों यदि बात करते हैं तो ये खींच गई दोस्तों आधार रेखा। ये कौन सी है? ये है आधार रेखा। और ये भी कौन सी खींच गई? ये भी कौन सी? ये भी आधार रेखा है। कौन सी दोस्तों? आधार रेखा। और इसके बीच में ये जल भरा हुआ है। इसके बीच में जो है ये क्या भरा हुआ है दोस्तों? ये जो है जल भरा हुआ है, सागरीय जल। तो इसको यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है दोस्तों? ये जो है सागरीय जल जो है भरा हुआ है। इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं यदि इस लाइन की, ये कौन सी है? ये खींच गई दोस्तों आधार रेखा। कौन सी है? आधार रेखा। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? ये स्थलीय भाग है। कौन सा दोस्तों? स्थलीय। ये कौन सा भाग है? ये है स्थलीय भाग। कौन सा दोस्तों? स्थलीय भाग। और यदि ये वाला यदि बात की जाए तो ये क्या है? ये है जल। कौन सा दोस्तों? ये है जल। अब यहाँ पर बात करते हैं जो ये जल है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया आंतरिक जल। क्या? आंतरिक जल जो है इसको कहा गया है। तो दोस्तों इसे अभी अच्छे से जो है समझेंगे। अब बात आती है आधार रेखा की। तो आधार रेखा की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। आधार रेखा, आधार रेखा। आधार रेखा की यदि बात की जाए तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधार रेखा जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों आंतरिक जल की। तो आंतरिक जल की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आंतरिक जल क्या होता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल की बात करते हैं तो स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय
स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो सागरीय जल को जो है आंतरिक जल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है नॉटिकल मील की। यदि बात करते हैं तो एक नॉटिकल मील के देख लेते हैं। एक नॉटिकल मील कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखें दोस्तों, 25 किलोमीटर जो होता है। अब बात आती है एक फैदम की। एक फैदम कितना होता है? एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर। कितना दोस्तों? 6 फीट के बराबर जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है नोट करके लिख लेते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। याद रखें दोस्तों, समुद्र की गहराई को जो है काय में मापा जाता है? फैदम में। तो दोस्तों अब इसको समझेंगे अच्छे से। यानी यहाँ पर आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र। कौन सी क्लास है दोस्तों? आज की हमारी क्लास है भारत का जो है समुद्री क्षेत्र और समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है 1982 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1982 में जो है हुआ था। और आधार रेखा से टेढ़े मेढ़े क्षेत्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? आधार रेखा। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये टेढ़ी मेढ़ी जो भारत की सीमा है, तो इसको सीधी रेखा के रूप में जो है आधार रेखा खींची गई इसको सीधी करने के लिए। यानी टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो आधार रेखा जो है कहा जाता है। क्या? आधार रेखा जो है कहा जाता है। अब जो ये बीच में ये वाला जल भरा हुआ है तो इसको जो है आंतरिक जल कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको जो है आंतरिक जल जो है कहा जाता है। और जो ये सीधी रेखा है इसको क्या? इसको आधार रेखा जो है कहा जाता है। अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, आंतरिक जल क्या होता है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये है स्थलीय भाग है और ये है आधार रेखा। तो इनके जो बीच में सागरीय जल है इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। अब बात आती है एक नॉटिकल मील की। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी लगभग 1850 मीटर के लगभग जो है एक नॉटिकल मील जो है होता है। और एक फैदम की यदि बात की जाए तो 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। नोट करके लिखेंगे, समुद्र की गहराई को जो है हम फैदम में जो है मापते हैं। और दोस्तों यदि नॉटिकल की बात की जाए तो नॉटिकल से जो है समुद्र की दूरी मापी जाती है। याद रखें दोस्तों, समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में और समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। ये आपको याद रखना अच्छे से। अब आते हैं दोस्तों, समुद्र पर जो है हमें कितना अधिकार जो है मिला हुआ। तो बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और बात की जाती है आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और जो 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र होता है उसको दोस्तों उच्च सागर या हाई सी जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप जो है बनाएंगे अच्छा सा जो है यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक हमने मैप बना लिया है। अब यहाँ पे एक आधार रेखा खींच लेते हैं। ये दोस्तों हमने एक आधार रेखा खींच ली। यहाँ पे जो है एक आधार रेखा जो है खींच ली और इसके अंदर जो है जल भरा हुआ है। यानी स्थलीय भाग में आधार रेखा के बीच सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो ये हो गई दोस्तों, आधार रेखा के बीच में जो है ये क्या जल जो है भरा हुआ है। अब दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइन खींच लेते हैं आधार रेखा से। 1 2 ये 3। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं। तो ये है दोस्तों आधार रेखा। यानी ये कौन सी है? ये है आधार रेखा।
तो इसको दोस्तों इधर लिख लेते हैं। ये कौन सी है? आधार रेखा। कौन सी है दोस्तों? ये है आधार रेखा। अब आधार रेखा से ये वाली जो रेखा है, आधार रेखा से ये वाला जो क्षेत्र कितना है? ये है 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। लिखेंगे दोस्तों इसको। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये वाला क्षेत्र कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है आधार रेखा से जो ये 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है आधार रेखा से जो ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये है 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसको कहा गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या कहा गया दोस्तों? इसको जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, जो ये आगे का बचा है ये क्या कहलाता है? ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है उच्च सागर। उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है। उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों इस क्षेत्र पर सभी राष्ट्रों का, इस क्षेत्र पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, इस क्षेत्र पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है। यानी हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये वाली जो है ये है आधार रेखा। ये कौन सी आधार रेखा? अब आधार रेखा से जो ये वाला क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील तक का, ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहलाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है। और आधार रेखा से जो आगे का 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र है, इसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस समुद्र पर जो है दोस्तों सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है इस पर जो है भारत का अधिकार होता है। और इसके लिए जो है कुछ कानून वगैरह जो है बनाए गए हैं और कुछ अधिकार जो है दिए गए हैं भारत को। लेकिन जो 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है इस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। अब बात आती है दोस्तों भारतीय समुद्री सीमा को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो अब दोस्तों इस पॉइंट को लिख लेते हैं, भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको लिख लेते हैं, भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, यानी भारतीय समुद्री सीमा को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से? पहला है दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में जो है भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो ये प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है। तो इसको लिख लेते हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक
जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो लिख लेते हैं इसको। इस क्षेत्र में यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो ये क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर बात आती है, भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, दोहन करने का जो है पूर्ण अधिकार होता है, ये आपको याद रखना है। और यदि बात करते हैं दूसरा क्षेत्र कौन सा था, दूसरा था दोस्तों अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यह आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी व पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार जो है होता है। यानी सीमा शुल्क से मतलब है यहाँ पे अगर कोई गैर व्यक्ति जो है हमारी सीमा में आता है तो उससे जो है सीमा शुल्क लेने का अधिकार है भारत को। याद रखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है दोस्तों आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो लिखेंगे यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, 24 नॉटिकल मील तक का जो ये क्षेत्र है, इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है। लिखेंगे सीमा शुल्क जो है ले सकते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी लग सकती है। साफ सफाई की जिम्मेदारी यानी इस क्षेत्र में जो है साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है, भारत की होती है। और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भी जो है भारत को होता है। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भी जो है किसको होता है, भारत को होता है। किसको दोस्तों, भारत को जो है होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो तीसरा क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, तीसरा क्षेत्र दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। इसमें मछली पकड़ने, तेल निकालने का अधिकार होता है और नया द्वीप वगैरह कोई निकलता है तो उस पर जो है भारत का जो है अधिकार होगा। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। और इस उच्च सागर पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा पॉइंट अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यानी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको
अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र में दोस्तों मछली पकड़ने, तेल निकालने का अधिकार होता है। किसको होता है? भारत को होता है। किसको दोस्तों? भारत को अधिकार। अब दोस्तों बात करते हैं नया द्वीप, यानी इस क्षेत्र में कोई नया द्वीप निकलता है, यानी नया आइलैंड आता है, तो उस पर जो है भारत का अधिकार जो है होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है वह उच्च सागर कहलाता है, यानी हाई सी जो है कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है। उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है। तो यह आपको याद रखना, क्या कहलाता है दोस्तों? उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। और इस उच्च सागर पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। सभी देशों का समान अधिकार होता है। सभी देशों का जो है इस पर समान अधिकार जो है होता है। दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहा जाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको उच्च सागर यानी हाई सी कहा जाता है। हाई सी जो है कहा जाता है। इस पर सभी राष्ट्रों का यानी सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। पूछा जाता है भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र में भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का जो है पूर्ण अधिकार होता है। यानी जो ये क्षेत्र होता है 12 नॉटिकल मील तक का, इस क्षेत्र में जो है भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का जो है पूर्ण अधिकार होता है। क्या दोस्तों? पूर्ण अधिकार जो है होता है। अब दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को दोस्तों अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में दोस्तों सीमा शुल्क, साफ सफाई करने की जिम्मेदारी व पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार, तो ये तीनों अधिकार जो है अविच्छिन्न मंडल में भारत को जो है मिलते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरे क्षेत्र की यदि बात की जाए तो तीसरा क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने, तेल निकालने का अधिकार है। कोई नया द्वीप निकलता है तो उस पर जो है भारत का अधिकार जो है होगा। तो ये सभी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। लेकिन जो 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, अगर इससे आगे के क्षेत्र की बात की जाए तो उसको जो है दोस्तों उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस पर जो है सभी देशों का यानी सभी राष्ट्रों का जो है समान अधिकार होता है। यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है या कहलाता है। और इस उच्च सागर यानी हाई सी पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत का समुद्री क्षेत्र। और भारत के समुद्री सीमा की यदि बात की जाए तो उसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? समुद्री जल सीमा क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और तीसरे की यदि बात की जाए तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब दोस्तों ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं भारत का भौतिक प्रदेश, यानी भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन इसको जो है कल को ही करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था। जितने भी आज हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं तो ये आपस में जो है सभी जुड़े हुए थे। और जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो इन सभी जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? पैंजिया के नाम से जो है जाना जाता था। और जो ये चारों
जो ये सभी महासागर हैं ये भी आपस में जुड़े हुए थे, यानी ये भी जो है आपस में जुड़े हुए थे। तो इन सभी को जो है महासागरों को पैनथालासा जो है कहा गया था, यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया, और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैनथालासा जो है कहा गया था। और इसके बाद दोस्तों पैंजिया जो है कुछ समय बाद यानी करोड़ों वर्ष बाद जो है क्या होता है, पैंजिया जो है दो भागों में टूट जाता है। पैंजिया का जो उत्तर वाला हिस्सा होता है वह अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाता है, और जो पैंजिया का दक्षिण वाला यानी साउथ वाला हिस्सा होता है वह जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। अब दोस्तों ये जब पैंजिया दो भागों में टूटता है, उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला, तो इनके बीच में जो है दोस्तों जल भर जाता है, यानी पानी आ जाता है इनके बीच में। तो जो ये पानी वाला क्षेत्र है इसको तैतीस सागर या भूसन्नति जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, ऊपर कौन सा यानी नॉर्थ वाला हिस्सा है अंगारा लैंड, नीचे वाला है दोस्तों गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड से नदियाँ निकलती हैं तो ये अपना पानी कहाँ पर गिराती हैं, तैतीस सागर में। और जो अंगारा लैंड से नदियाँ निकलती थी वह भी जो है अपना पानी कहाँ पर गिराती थी, तैतीस सागर में जो है गिराती थी। जब नदियाँ बहती हैं तो आपको पता है कि नदियाँ अपने साथ जो है बहुत सारा अवसाद लेकर बहती हैं। तो इन सभी अवसाद को जो है नदियों ने, गोंडवाना लैंड की नदियों ने और अंगारा लैंड की नदियों ने जब अपना पानी कहाँ पे गिराया, तैतीस सागर में, तो अपना सारा अवसाद यानी सेडिमेंट जो है यहीं पर जो है इकट्ठा कर दिया था। तो इसी के कारण कहा जाता है हिमालय, जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तैतीस सागर से जो है हुई है। याद रखें दोस्तों, यानी जब तैतीस सागर पे दबाव पड़ा था यानी प्लेटें टकराई थी, तो इसी कारण जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, तो इस प्रकार जो हिमालय का जन्म जो है हुआ था, यानी नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर जो है लाती हैं, जिनको अवसाद यानी सेडिमेंट जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये था भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, कैसे ये सारे महाद्वीप जो आपस में जुड़े हैं, फिर कैसे टूटेंगे, और फिर आज कैसे वर्तमान में या अस्तित्व में हैं। तो इन सभी के बारे में कल अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।